हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग दिए होंगे कि कल यूपी टेट का पेपर था और यूपी टेट के पेपर का हम लोग मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्यूशन के रूप में लेकर के आए हैं और बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें बताई जाएंगी और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे वीडियो है, लेखपाल है या अन्य एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन अच्छे मतलब यही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम जब चीज़ों को बार बार देखते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। आप देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन हैं, आप कई जगह इसके आंसर भी देख चुके होंगे, फिर भी हम लोग आपको जो क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे उससे शायद आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट या फ़ायदा ज़रूर दिखाई देगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक, तो आते हैं इस क्रम में। पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 की पावर 3x, क्या दिया है? 10 की पावर 3x इक्वल टू 125। क्वेश्चन दिया 10 की पावर 3x इज इक्वल टू 125। अब इसको अगर हम लिख दें 10 की पावर x, 10 की पावर x, 10 की पावर x इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दें तो एक की जो वैल्यू है, वो अलग अलग हम देखें तो एक दूसरे के इक्वल हो रही। 3 पार्ट में इधर है, 3 पार्ट में इधर है। आप जानते हैं कि पावर में घातें क्या होती हैं? ऐड हो जाती, इन्हीं को ऐड करके इसे 3x लिख दिया गया। तो अब हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर x इंटू 10 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? 25। ठीक, अब अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दें तो 10 की पावर माइनस 2x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 1/25। तो ये बहुत ही आसान, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, एक बेसिक मेथड लगाना था और इस बेसिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगर ज़्यादा इसमें बुद्धि लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल इसी मेथड से निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा 1/25 आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि 10675 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? ये हम लोग बचपन से ऐसी चीजें सुनते और सीखते चले आए हैं, तो आप लोगों ने बचपन में ही देखा था कि इस तरह से हम लोग साइन बना लेते हैं, इस तरह से साइन बना लेते हैं और इस साइन में क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं भाजक। आप जानते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं? भाजक। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? भाज्य। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? भागफल। ठीक है, यहाँ क्या लिखते हैं? भागफल। और इसके नीचे क्या लिखते हैं? शेष। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखते हैं? शेष। बस इसी टेक्निक को जानने के लिए जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ ये जानना चाहता है कि वास्तव में आपको ये प्रक्रिया पता है, प्रोसेस पता है कि नहीं। इसी प्रोसेस को पता करने के लिए इस क्वेश्चन को लगाया गया है। वैसे इसको शॉर्ट तरीके में आप क्या कर सकते हैं? 16075 और माइनस 43 कर दीजिए सीधे सीधे, और 43 करेंगे तो जो आपका आएगा उसमें 2 3 0 6 1 ये आपने कर दिया। अब इसमें क्या है? सीधे भाग दे दीजिए आप इससे। किससे? 167 से। अब भाग देने का प्रोसेस आपको पता है, तो सिर्फ इसमें हमें क्या देखना था? अगर हम इसको भाजक को b मान लें, अभाज्य को c मान लें और भागफल को d मान लें और शेषफल को s मान लें, तो क्या होता है? इसका फार्मूला क्या होता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये जोड़ दें तो हमारा आंसर निकल आता है। तो
तो इस तरह से इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए और इसको D मान लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करें, इसको क्या करिए कि A को किसके साथ गुणा कर देते हैं, A को गुणा कर देते हैं हम C के साथ, क्या जोड़ देते हैं, शेष जोड़ देते हैं D, और इक्वल किसके कर देते हैं, भाज्य यानी कि B के इक्वल कर देते हैं। बस यही टेक्निक वो जानना चाहता था कि ये आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना चाहता था। तो सिंपली आपको डिवीजन आता है, ये इसको डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 9 टाइम्स पहले ही जाएगा, 9 टाइम्स और कोई जा नहीं रहा, तो इसका आंसर आपका 96 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा जाए बस आप उतना करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्यों की संख्या है। अब दरअसल अभाज्यों की संख्या इसने क्यों पूछा, इसलिए कि जब हम लोग क्या करते हैं कि नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि नंबर सिस्टम पढ़ते समय कि नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर सिस्टम जब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि नंबर सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं, कई प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। उनमें से एक होता है प्राइम नंबर। एक क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने एक से या सेल्फ से डिविजिबल होते हैं और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो हमें इसमें वो जानना ये चाह रहा था कि आपको प्राइम नंबर पता है कि नहीं पता है, बस ये जानना चाह रहा था। तो प्राइम नंबर पता करने के लिए, जानने के लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमसे पूछा गया 1 से 50 के बीच में। किसके बीच में पूछा गया है, 50 से छोटे धन पूर्णांक, यानी 1 से 50 के बीच में पूछा गया है। ठीक, अब 1 से 50 के बीच में पहला प्राइम नंबर 2 है जो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। दूसरा क्या है, 3 है। इसके बाद क्या है, 5 है। और इसके बाद क्या है, 7 है। 7 के बाद आप जानते हैं कि 11 है। और 11 के बाद 13 है। और 13 के बाद 17 है। 17 के बाद 19 है। और 19 के बाद क्या है, 23 है। और 23 के बाद आपका क्या है, 29 है। और 29 के बाद कौन सा नंबर आता है, 31 आता है। और 31 के बाद क्या आता है, 37 आता है। 37 के बाद 41 आता है। और 41 के बाद क्या आता है, 43 आता है। और 43 के बाद क्या आता है, 47 आता है। तो ये कुछ नंबर हैं जो प्राइम नंबर कहलाते हैं, ये अपने के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। अब इन्हीं को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि 15 ऐसे नंबर हो गए। अब अगर 47 से आगे आप गिनते हैं तो 47 के आगे जो नंबर आता है वो 53 आता है। क्या आता है, 53 आता है। तो 53 50 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम सिर्फ यहीं तक के नंबर को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। और काउंट करने पे हमने क्या देखा, इसको काउंट करने पे कि हमें क्या आंसर मिला, 15 आंसर मिला। तो इसका आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। तो अब हम इसी तरह से वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक्चुअली इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको बेसिक चीज़ें पता हैं कि नहीं है। तो हम प्राइम नंबर अगर जानते हैं तो आगे की भी एग्जाम के लिए प्राइम नंबर जानेंगे तो आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन एक और बनता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। तो छोटा सबसे प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे, अगर हम सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करेंगे तो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 को सोचते हैं यार ये 1 से तो डिविजिबल है, लेकिन इसमें क्या होता है, भागफल भी तो 2 ही आता है, तो 1 से कहाँ डिविजिबल है। तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ये सबसे छोटा क्या है, प्राइम नंबर है। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, तो इन पे ध्यान देना पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का गुणन छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से, बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 71 है।
अब इसमें एक मेथड तो ये है कि हम पूरा इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन बना करके करें क्या, हम इक्वेशन बनाएं और इक्वेशन बना के उस इक्वेशन को सॉल्व करें इस मेथड से। और एक तरीका हमारा ये है कि इसमें जो वैल्यू दी है इस वैल्यू के थ्रू इसे सेटिस्फाई करवा दें। तो सबसे तरीका आसान ये है कि कितने आसानी से क्वेश्चन लगाया जाए। जैसे कहा बड़ी संख्या के 4 गुने, ठीक, कोई भी संख्या होगी जिसको आप बड़ी मानते हैं तो बड़ी संख्या के 4 गुने। तो पहले जो आंसर में दिया होगा बड़ी संख्या दी हुई होगी, तो बड़ी संख्या क्या दी हुई है 14, और कह रहा क्या इसका 4 गुना, बड़ी संख्या का क्या 4 गुना, प्लस क्या कह रहा छोटी संख्या के 3 गुना। अब छोटी संख्या क्या दी हुई है 5, अब 5 का क्या 3 गुना, ठीक है। छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना दिया है 71 दिया है। अगर इधर का और इधर का बैलेंस हो जाए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 14 को अगर इससे गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और आंसर कितना आ जाएगा इसका एडिशन 71, इसका एडिशन कितना आ जाएगा 71। तो इधर भी 71 और इधर भी 71, और कोई वैल्यू आप रख के देखेंगे तो दोनों तरफ 71 नहीं आएगा, इसलिए यही आंसर हो गया। ऊपर वाले में आप रखना चाहें, जरूरी नहीं कि नीचे वाले में रखिए, ऊपर वाले में रखिए। कह रहा बड़ी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या का 14 है, इसका 2 गुना कर दीजिए, 14 का 2 गुना, ठीक है, 14 का 2 गुना, ठीक। बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा। छोटी संख्या क्या है 5, 5 को क्या करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये संख्या आएगी 15, और ये संख्या कितनी आएगी आपकी 28। अब देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है 3 है, तो 28 से 25 घटाएंगे 3, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा। तो चाहे आप यहाँ से लगाइए चाहे यहाँ से लगाइए, कोई भी पोर्शन आप उठा लीजिए और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। और इक्वेशन बना के भी लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, टाइम लगेगा, एग्जाम में हमें टाइम खराब नहीं करना। तो टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, इन सब चीज़ों को शार्ट तरीके से सॉल्व करना होता है। इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी है कि कितना आसानी से कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है, सिर्फ ये देखना है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा, क्या कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बता रहा है पूछ रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक वर्ग बना लेते हैं, कह रहा इस वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, किस आयत के, कोई भी आयत मान लीजिए, इस आयत का क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई का हमें पता नहीं, चौड़ाई का हमें पता नहीं, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। अब कह रहा है इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या है इक्वल है। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात कितना आ गया इसका एरिया 64 आ गया। और ये एरिया किसके बराबर है भैया, आयत के एरिया के बराबर है। लो आयत के एरिया के बराबर कर देते हैं। आयत का एरिया कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता फार्मूला, तो लंबाई इसकी कितनी दी हुई है 16, और चौड़ाई कितनी दी हुई है y। अब बताइए कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो y बराबर कितना हो गया 64 अपान कितना हो गया 16, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको लगा सकते हैं। अगर आपको आता है तो सीधे 88 64 को 64 को 16 से भाग दे दीजिए, जो आए वही आंसर। तो ये भी एक तरीका है लगाने का। अगर आपको ना पता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 14 अपान 33, 42 अपान 55, 21 अपान 22
का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का निकाल लें और नीचे वाले का अलग अलग करके निकाल लें। तो अगर इसके फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 2 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा? 7 इंटू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6, और इसका कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3। तो एक ही नंबर तीनों में कॉमन मिल रहा है, और वो नंबर क्या है? 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 7 हो गया। अब पहले सबसे पहले देख लो 7 क्वेश्चन में है कहीं कि नहीं है। तो एक ही जगह क्या है? नॉमिनेटर में तो एक ही जगह 7 है, यानी कि किसमें? अंश में एक ही जगह 7 आ रहा है। तो ऊपर वाले से हमारा क्वेश्चन लग गया, आगे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इतने कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाए। अब नीचे वाले का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, उसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें भी ऐसे फैक्टर कर लीजिए 11 से। तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले में 11 इंटू 3 आ जाएगा, और फिर 11 इंटू 5 आ जाएगा, और फिर 11 इंटू 2 आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करके नीचे वाले का एलसीएम लेकर के ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से एक ही जगह ऐसा है, तो यहीं से ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोगों को आते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा से टेक्निक है। अब थोड़ी सी जो टेक्निक है उसको देख लीजिए क्या है। इसकी थोड़ी सी टेक्निक ये है कि आप लोग एक छोटा सा फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। अगर ये फार्मूला आप जानते होंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। अगर इसी फार्मूले को इसमें यूज करें तो हम क्या लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 अब प्लस 2 अब प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू 2। ये हमने लिख दिया। अब देखिए, जब ये दोनों रूट के अंदर है 5 2, तो यहाँ भी रूट के अंदर होंगे और यहाँ भी रूट के अंदर होंगे। तो ये क्या हो गया? ये हमारा जो हो गया, इसको स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, तो ये वही नंबर हो गया 5 इंटू 7। इसको हम लिखेंगे तो ये 5 आएगा, इसको लिखेंगे तो ये 2 आएगा, और इसको लिखेंगे तो 2 और रूट के अंदर 5 इंटू 2 आ जाएगा। ये आ गया। अब जब जो ये आ गया, अब यही तो यहाँ लिखा हुआ, देखिए 7 को हमें केवल 2 फैक्टर में तोड़ लेना था। अब इसी को अगर हम जो ये है इसको अगर लिखते हैं तो इसको लिखते क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि √2 √5 अब प्लस √2। √5 और √2 का ये क्या हो गया? होल स्क्वायर आ गया। और इसका क्या निकालना है? इसका रूट निकालना है। तो ये ऊपर वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो बचेगा कितना? √5 और √2 बचेगा कितना? √5 और √2 बचेगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, इसको डायरेक्ट स्क्वायर करके देख लीजिए, यही आ जाएगा। एक ये तरीका है, तो आपको जो बेटर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। क्या कह रहा है? एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। तो पहले हम क्या करें? पहले हम करें क्या? एक वर्ग बना लें। पहले क्या बना लें? एक वर्ग बना लें। हमने एक वर्ग बना लिया, वर्ग बना लिया, और वर्ग बनाने के बाद क्या है? कह रहा कि इसकी और एक समबाहु त्रिभुज बना लें। अगर इसकी दोनों की भुजा क्या है? कॉमन है। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इसमें एक भुजा कॉमन हो गई। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, और ये हो गया हमारा क्या? वर्ग। अब देखिए, एक भुजा बराबर है। अब क्या दिया हुआ कि यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो 4/3 सेंटीमीटर लंबी, अगर ये 4/3 होगी तो ये भी 4/3 होगी, ये भी 4/3 होगी, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और जब वर्ग की ये 4/3 है तो ये भी 4/3 होगी, ये भी 4/3 होगी, और ये भी 4/3 होगी, यानी कि इसकी किसकी? इस स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब जब हम किसी
भी आकृति का, किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो जिस बिंदु से हम चलना शुरू करें उसके सारे बाहरी बिंदु से चलते हुए आए इस तरह से, और लौट करके फिर वहीं पे पहुंच जाएं, फिर वहीं पे पहुंच जाएं। इसकी जो टोटल लंबाई होती है किसी भी आकृति का परिमाप हो, तो यहाँ से जहाँ से बिंदु से चलना शुरू किए थे और फिर लौटकर वहीं आ गए, तो इसकी जो टोटल लंबाई होती है यही इसका क्या होता है, परिमाप होता है। ये इसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करें, इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को और इस भुजा को क्या करें, जोड़ दें। तो चाहे 5 बार आप इसको जोड़ करके इस तरह से 4/3 प्लस 4/3 अब प्लस 4/3 अब प्लस 4/3 अब प्लस 4/3 करिए, तो ये 5 बार जोड़ के आप चाह करके इसको सॉल्व करिए, या फिर 4/3 लिखा हो और उसमें क्या करिए 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 4 पंचे 20 और 20/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 6 सही 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो पढ़े होंगे बहुत सारे सलूशन, लेकिन तरीके हैं कुछ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि हम आपको सही तरीके बता रहे हैं तो एक बार लाइक अवश्य बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अब लाइक करेंगे तो भी ठीक है और नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। अब इसको क्या करिए, पहले इसके फैक्टर कर लीजिए इसके क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, तो क्या हो जाएंगे 11 × 9। तो इसमें से देख लीजिए क्या है कि इन जब भी कहीं कोई संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो उसका जो एडिशन होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा, वो भी एडिशन भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो क्या है कि सबसे पहले 9 से डिवाइड करके देख लें, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो इसका जो एडिशन आता है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसको ऐड करते हैं इसका भी एडिशन आता है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब इसके एडिशन को देखते हैं 1 + 2 + 4 + 3 + 4 + 5, यानी कि 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 4 = 16, 1 × 17, 1 × 18, कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। इसी तरह इसको जोड़ लो 6 + 4 यानी 10, अब +2 12, अब +7 19, 19 7 कितने हो गए 26, और 26 3 कितने हो गए 26 3 कितने हो गए 29 हो गए। 26 3 कितने हो गए, देखिए सही है कि नहीं। 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 6 27 होता है, 21 6 कितना होता है 27 होता है, सॉरी ठीक है, कितना होता है 27 होता है। तो सबसे पहले इस वाले में हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दीजिए, तो इसको देख लीजिए कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये 9 से डिविजिबल है। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या करिए कि इस संख्या को 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या क्या होगी हमारी, इस संख्या 99 से भी डिविजिबल होगी। लेकिन अगर आपको टेस्ट ही करना है तो आप क्या करिए कि 1 अब हमें सब में भाग नहीं देना पड़ेगा। ऐसे अगर हम ये प्रोसेस ना अप्लाई करते तो हमें सारी संख्याओं में भाग देना पड़ता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक संख्या में हमें भाग देना है, तो 1 1 और 4 3 और 4 3 है हमारे पास। इसमें आप क्या करिए कि 95 से क्या करिए 99 से क्या करिए भाग दे दीजिए। अब भाग देंगे तो आपको पता है पहले एक बार जाएगा, ठीक है, पहले कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 99, ये प्रोसेस आपको पता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जो भी आए, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से ये संख्या हमें मिल जाएगी जिसका हमें सलूशन निकालना था, यानी कि देखना था कि ये है कि नहीं। अब जब इससे निकल आया तो आगे की संख्या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस पहले इसके फैक्टर करके आपको देखना है। इसमें से जो संख्या उससे अगर ये डिविजिबल है तो फिर उसे हम मान लेते हैं डिविजिबल है, और जो डिविजिबल हो उसी को एक बार भाग दे के आप चेक कर लीजिए अगर आपको लगता है। ऐसे अगर आप चेक करेंगे तो चारों संख्याओं को में भाग देना पड़ेगा, इस तरह से करेंगे तो एक ही में भाग देना पड़ेगा।
जो आपको बेटर लगे उसको अप्लाई करिए। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई का मान। जो पाई होता है, पाई का मान आप लोग सभी जानते हैं। जो पाई होता है, ठीक, इसका मान आप लोग जानते हैं 22 बटे कितना होता है, 7 होता है। लेकिन ये जो मान है ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है? उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q क्या ना हो, नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो, तो वो संख्या हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। अगर ये 22/7 लिखा होता तो उसे हम परिमेय संख्या मान लेते। ठीक, लेकिन जब पाई लिखा होता तो उसे हम परिमेय नहीं मानते, उसे क्या मानते हैं? अपरिमेय। क्यों? जब इसको इसमें भाग देंगे तो इसका जो आंसर आता है इसमें भाग देने से वो कुछ दूसरा ही आता है। वो क्या आता है? दूसरा आता है। और जो दूसरा आता है वो क्या आता है? 3 आता है हमारा 3.14, क्या आता है? 3.1428, क्या आता है? 2857, और फिर से यहाँ शुरू हो जाएगा 14। तो यहाँ से किस नंबर के बाद? 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद फिर से संख्या क्या होने लगी? रिपीट होने लगी। जब संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार वही आ रहा, तो इस तरह से ये क्या है? एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है पाई? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर 22/7 लिखा हो तो वो अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? इसकी डिफिनीशन कहती है कि कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो कैसी संख्या होती है? परिमेय होती है। और Q उसमें क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप सोचे होंगे पाई का मान 22/7 है, होता है तो एक परिमेय संख्या है, तो ये इस तरह से आप अपने आंसर को गलत कर देंगे। इसलिए आपको कोशिश क्या करनी है? आपको करना ये है कि आपके इसको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत हुई। नहीं सब लोग सीधे मान बता देते हैं, मान बता करके तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं इसको भी। कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस। हम किसकी बात कर रहे हैं? सीपी की। किसकी बात कर रहे हैं? सीपी की। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का ये कितना है? 3/2 है। सेलिंग प्राइस का क्या है? 3/2 है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ होगा या हानि होगा? अब आप सोचिए कि अगर ये ज़्यादा है, किससे? इससे। इससे ये क्या है? ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो पहला तो सबसे पहले एक बात निश्चित हो गई कि क्या होगा? हानि होगी। पहला क्या निश्चित हो गया? कि लॉस होगा। पहले ये निश्चित हो गया क्या? कि लॉस होगा। अब हमें ये पता करना है कि लॉस होगा तो कितना होगा। अब हमें क्या पता करना है? लॉस होगा तो कितना होगा। तो कह रहा है कास्ट, सबसे पहले क्या कह रहा है? कास्ट प्राइस और क्या? सेलिंग प्राइस। अगर इसे हम लिखें तो क्या आएगा? क्या आएगा? कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 3/2। इसका अनुपात कितना दिया है? 3/2। अब जब ये 3/2 दिया है तो आप एक बात जानते हैं कि अगर कांस्टेंट कोई वैल्यू ली जाए तो ये वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। यानी कि इस खरीदा 3 रुपये में था, बेचा कितने में? 2 रुपये में। नुकसान कितने का हो गया? 1 रुपये का हो गया। ठीक है, अब 3 भाग है कोई चीज़। कितनी भाग है? 3 भाग। 1 1 1 3 भाग है। 3 भाग में से 2 खरीदा, 3 भाग में, बेचा कितने में? 2 भाग में। तो उसका क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने का हो गया? 1 भाग का हो गया। नुकसान हो गया 1 भाग का। कितने का 1 भाग? 1/3 हो गया। और कितना परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देख लो कि हानि है कि लाभ। तो सबसे पहले हानि वाले पे टिक करो और इसको अगर आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 33। सही, 1/3 यानी कि
यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बहुत सारे तरीके और भी हैं, डायरेक्ट निकालने के तरीके भी हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वही जो अभी मैंने पहले इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया था कि वो पूछना चाहे जान रहा है कि भाग देने का मेथड आपको पता है कि नहीं पता। अगर उसको भाग देने का आपको मेथड पता है तो बस वो यही जानना चाहता है, तो आपको भाग देने में महारत हासिल है, आप लोग भाग तो दे ही लेंगे, भाग दे लेंगे तो इसका तो आंसर यही आ ही जाएगा। ठीक है, सोचे होंगे ये क्वेश्चन क्यों पूछा। अरे अगर किसी से ये भी क्वेश्चन पूछा और गलत हो गया तो सोचो तो डूब मरने वाली बात है। अब कैसे डूब मरोगे ये भाई मैं नहीं कह सकता हूँ, ये आप समझिए इस बात को। ठीक, तो आगे के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कह रहा इनका गुणनफल करें, तो इकाई का अंक पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इकाई के अंक को इसको इससे गुणनफल कर लीजिए। तो क्या होता है, 8 छंग 48, मतलब लास्ट अंक कितना आया 8। अब फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। 9 8 कितना हो गया 72। अब 72 का फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो इकाई इकाई का अंक से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। तो ये लो भैया, ये भी आंसर आ गया। तो ज़्यादा अगर लगाते दिमाग तो हो सकता है गलत हो, इकाई का इकाई के अंक से गुणा करते चले जाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 1 2 3 4 डिजिट है, पहले वाले में 4 नंबर हैं 3 नंबर हैं, तो फिर दूसरा गुणा करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, फिर तीसरा गुणा करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा। तो ये वाला तो वही बना रहेगा चाहे जो कुछ जोड़ा घटाया जाए, ये प्रोसेस आपको पता है। तो इतनी भाई आप लोग विद्वान लोग हैं, फिर भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ बताया जाए। तो अगर विद्वान हैं तो उम्मीद करते हैं कि 30 में 30 करके आए होंगे। ठीक है, अगर विद्वान नहीं है, अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया है तो फिर तो आपको ये देखना ही पड़ेगा, और अब भाई देखेंगे तो लाइक भी करना पड़ेगा, बाकी आपके मर्जी की बात है ना। अब देखिए, अब दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा। ठीक है, माध्यांक मतलब क्या होता है, मीडियन। बहुत लोगों को हर जगह क्या लिखा होता है, मध्यिका लिखा होता है। क्या लिखा होता है, मध्यिका लिखा होता है। ठीक, माध्यांक को क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। यहाँ पे उसने माध्यांक लिखा है मीडियन को। तो हो सकता है इस वजह से कुछ चीज़ें गलत और सही आपकी हो रही हूँ। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि इनको अरेंज करके लिखना होता है। क्या करके लिखना होता है, अरेंज करके। तो सबसे छोटा, ठीक है, 1, फिर 2, इसके बाद क्या 3, और इसके बाद क्या 1 2 3, और 3 के बाद क्या आता है 4, ठीक है, और 4 के बाद क्या आता है 5, और 5 के बाद फिर 2 5 है, फिर इसके बाद 2 7 है, और 2 7 के बाद फिर क्या है 8। कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक प्लेस खाली है, 7 8 9 10। कुल कितने हो गए 10। इनको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी है ना। अब इसमें क्या करना है, पहले क्या दिया है मीन। मीन आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, सभी का एडिशन। मीन कैसे निकाला जाता है, मीन मतलब क्या होता है, औसत। औसत क्या निकाला जाता है, मीन मतलब क्या होता है, औसत। औसत या फिर उसे को क्या कहते हैं, माध्य। उसे क्या कहते हैं, माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है, जितनी ये संख्याएं हों सभी का योग क्या किया जाता है, सभी का क्या कर दें, योग कर दें, और योग करके जितने नंबर हों उनसे डिवाइड कर दें। इस तरह से निकाला जाता है। तो इन सभी का अगर आप लोग योग करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले चाहें तो आप योग करके ही देख लीजिए, और योग करने के बाद जितना आए उसको क्या करें, 10 से हम क्या करें, भाग दे दें। तो जो इनका योग आएगा, अगर इनको जोड़ेंगे टोटल तो कितना आएगा 42 आएगा, और प्लस क्या x आएगा, और इसके कितने नंबर हैं 10 हैं, और बराबर कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 कर दो, इस 10 को इस 10 से काट दो। अब क्या आ जाएगा 42 अब प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया 45। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये जो 3 आया x की वैल्यू ये यहाँ पे रख दो,
यहाँ पे क्या रख दो, x का मान कितना रख दो, 3 रख दो। अब मीडियन जब निकालना होता है माध्यिका, तो दोनों तरफ के नंबर को क्या करते हैं, बराबर, दोनों तरफ के बराबर के जो बीच में हो उसी नंबर को मीडियन कहते हैं। तो इधर से हम देखिए 4 नंबर लें और इधर से भी हम क्या करें, 4 नंबर छोड़ दें, ठीक है। अब इधर से भी 4 नंबर छोड़, तो बीच में कितने नंबर बचे, 2। जो 2 नंबर बचे इन्हीं को जोड़ दो, इन्हीं को क्या कर दो, जोड़ दो, और क्या करो, 2 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इस तरह से चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक। क्यों, अगर एक नंबर होता तो हमें ये टेक्निक ना लगानी पड़ती। यहाँ पे क्या होता है, फार्मूला होता है n+1वां टर्म, n+1वां टर्म बाई 2, और एक होता है n+2। कब, जब नंबर सम हो, कब हो, सम। और जब विषम हो तो कोई बात ही नहीं, बीच वाला सीधे सीधे लिख लेते हैं। अगर इसमें 1 8 ना होता तो इसका बीच वाला 4 हो जाता, लेकिन ये 2 नंबर जब मिल जाते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाता है, ठीक। अब जिसको समझ में आ रहा हो या तो लिख ले, अगर नहीं आता और नहीं लिखना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आप लोग विद्वान क्या करेंगे लिख लिख करके, बाद में भले दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दें। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो R.S. फिशर को जाता है। ये आपको रटने वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग रट लीजिए। ऐसा नहीं कि गाउस और न्यूटन लाप्लास ने नियम नहीं दिए, ठीक है, लेकिन जो विचरण नियम दिया है, ठीक है, इन्होंने रैपिड एक्शन नियम दिया है, न्यूटन रैप्सन मेथड लगाया है, ये लाप्लास टेक्निक बताए हैं, ये गासियन टेक्निक बताए हैं। तो सांख्यिकी के सारे विद्वान हैं, ऐसा नहीं कि न्यूटन साइंस के ही हैं, केवल मैथमेटिक्स के ही हैं, ठीक। लेकिन फिशर जो है ये विचरण नियम दिए हैं। विचरण क्या होता है, ग्राफ खींचा जाता है और दोनों तरफ देखा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, ठीक, उस आधार पर सॉल्व किया जाता है। खैर वो इतना गहराई में आपसे पूछेगा नहीं, तो इससे डिस्कशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे जितने अधिकतर क्वेश्चन आए होंगे सब लोग इसलिए कर लिए होंगे कि 2017 का पेपर रिपीट कर दिया, तो सब अपने आप को विद्वान समझते होंगे, क्योंकि जब आंसर उनको आ जाता है सोचते क्या, अरे अब हमसे बड़ा कौन है। जब आंसर आ जाता है तो सोचते हैं हमसे बड़ा कौन है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि वास्तव में हमें सब कुछ आता नहीं रहता। जब हम क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं तो हम समझते हैं कि अरे वाह, अब तो हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको भी मूर्ख समझते हैं, लेकिन विद्वान आदमी है, समझिए। लिखा है एक त्रिभुज के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। जब ये मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा किसके बराबर हो गई, इसके, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके। जब ये सारी भुजाएं बराबर हो गई, ये 2 भुजा किसी त्रिभुज की बराबर हैं, ठीक है, और दोनों क्या हैं, कोण बराबर है इसके, तो तीसरी भुजा भी इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएंगे, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज बन गया तो ये तीनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, चारों त्रिभुज इक्वल हो जाएंगे। जो चारों त्रिभुज इक्वल हो गए तो इस बड़े वाले त्रिभुज के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। तो एक छोटे वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, इस वाले की, तो कह रहे हैं इस वाले का क्षेत्रफल अब किसके बराबर होगा, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा। बड़े वाले का के कितने खंड किए थे, 4, तो बड़ा वाला त्रिभुज लिख दो और उसके 4 का भाग दे दो तो उसे बराबर हो जाएगा आंसर। वैसे ये एक थ्योरम है, जब टाइम मिलेगा, क्लास चलेगी तो इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और वैसे ये 2017 के क्वेश्चन सब रिपीट हैं, तो आप लोग कर तो आए ही होंगे, कोई बात नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G और हरात्मक माध्य क्या है, H है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली,
एपी का एक फार्मूला होता है, एक जीपी का फार्मूला होता है, और एक किसका होता है, एचपी का फार्मूला होता है। तो होता क्या है कि जैसे हमने लिख दिया ए बी और सी, तो कहते इनके बीच में दोनों के जो अंतर है, अगर ये डी डी आ रहा है तो ये कैसी श्रेणी होगी, अर्थमेटिक यानी कि समांतर माध्य वाली श्रेणी होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि किसी चीज का अगर एपीजीपी आप नहीं जानते तो सीधे सीधे आप यहाँ पे समांतर माध्य तो जानते ही होंगे। अगर हम समांतर माध्य की बात करते हैं तो समांतर माध्य क्या होता है, कोई 2 नंबर 3 नंबर ले लीजिए, जैसे 1 नंबर क्या ले लिया, 1 + 2 + 3 ले लिया। अब 3 नंबर लिया तो 3 से भाग भी करेंगे तो कितना हो गया, थोड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए जिससे क्या हो, आसानी से क्वेश्चन लग जाए, है ना। तो 3 इस तरह से नंबर ले लीजिए तो क्या होगा, 4 + 2 + 3 तो कितना हो गया, 9। अब 9 का क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन पहले आप 2 ही नंबर को लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर आपको बड़ा हो जाएगा तो आप लोग सोचेंगे कि यार समझ नहीं आता, क्योंकि आपके सिलेबस में छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो क्या है, 2 नंबर कोई ले लीजिए, जैसे हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया, और बस क्या ले लिया, 6 ले लिया। ठीक, और इसको क्या किया, 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, इसी तरह हम क्या निकालें, अगर जी निकालते हैं, इसी तरह क्या निकालते हैं, जी निकालते हैं तो अंडर रूट ये जो दोनों नंबर लिए थे ए और बी, इनका गुणा कर देते हैं, इनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब केवल यहाँ रूट क्यों लगाया गया, नहीं तो यहाँ पावर आर होती है, जितने नंबर होंगे 3 होंगे तो 3 का गुणा करके यहाँ 3 लिखा जाएगा, 4 होंगे तो 4 का गुणा करके, तो वो एक प्रोसेस होता है। वो आप एक्सप्लेन में क्लास में जब पढ़ाएंगे, हमारे सर हैं संदीप सर, तो फिर आप उसमें पढ़िएगा। ठीक, तो जो जी है ऐसे निकालते हैं, तो ए और बी की वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 24, अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 24। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू 25 होता तो 5 हो जाती, लेकिन ये 25 है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 से कम। कितनी हो गई, 5 से कम हो गई। अब 5 से कितनी कम, इससे हमें लेना देना नहीं, सिर्फ हमें यह पता करना है कि 5 से कम हो। इसी तरह अगर इसका दूसरे वाले का निकालेंगे तो ये वाला भी, इसका धनात्मक मान निकालेंगे तो ये और कम हो जाएगा। तो इस तरह से इस चीज़ों से हमें लेना देना नहीं है। एक सीधे फार्मूला होता है कि जो ए है, देखो ये ए वाला किससे बड़ा हो गया, जी से, और जी वाला किससे बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, जब ये बटे में जाएगा तो और छोटा हो जाएगा, एच से। ये हो गया, ये तो हो गया, हमने देख लिया। लेकिन कभी कभी ये वैल्यू क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, कभी कभी ये वैल्यू क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो यही वाला हमारा जो आइडेंटिटी है, इसमें देख लो कहाँ पे है, तो जो होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सी है, देखो इसमें भाई, तो A इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन H, तो यही वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और आप विस्तृत क्लास में मिलेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई जाएंगी। एक एक क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, पूरी क्लास लेनी पड़ेगी इस टॉपिक से संबंधित। तो जब पूरी क्लास में मिलेंगे तो आपको ये भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं, क्या लिखा है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा। ठीक, तो इसका तो सीधा एक फार्मूला होता है कि अंतर क्या होता है, अंतर बटे क्या, गुणनफल। अंतर बटे 2 नंबरों का जो अंतर होता है बटे गुणनफल कर दे, तो इसमें सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 5/36 आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो 36 कैसे आया होगा, पहले ये निकाल लीजिए। तो 36 कैसे आया होगा, ठीक है, 9 का 36 कैसे आया होगा आप बताइए। तो अब ये जो 36 आया है ये किस तरह से आया होगा, 9 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 36, और दोनों के बीच का क्या है, अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो नंबर हमारा पहला नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों नंबर का क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इनका व्युत्क्रम। अगर व्युत्क्रम करेंगे
तो पहले 1/4 अब -1/9 कर दीजिए और इसका क्या ले लीजिए एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 9 - 4, तो यहाँ से भी 5/36 आ जाएगा। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बस कौन सा दिमाग में उस समय स्ट्राइक करता है और कौन सा ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये अगर फार्मूला कुछ लोगों को रटने की आदत होती है, जिनको फार्मूला रटने की आदत होती है वो इसका यूज करें, और जिनको कॉन्सेप्ट आता है वो तो किसी भी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वीं सदी के स्वशिक्षित, कौन सा, जिन्होंने क्या हुआ हो अपने आप से पढ़ाई की हो, क्या किया हो अपने आप से पढ़ाई की हो, तो इनको कहते हैं, इनकी जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहते हैं कि इंटर के बाद ये ग्रेजुएशन में एडमिशन तो लिए थे लेकिन छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? कहते हैं कि इनको एक ऑफर मिला था, उस समय अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, कि इंग्लैंड जाने का, तो ये कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, और इन्होंने स्व अध्ययन किया किसी प्रोफेसर के अंदर में, और बहुत सारी क्या की किताबें लिखी मैथमेटिक्स में। आज इन्हें मैथमेटिक्स का, भारत का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन माना जाता है, इनके नाम से कई पुरस्कार दिए जाते हैं। और वो व्यक्ति कौन है? श्रीनिवास रामानुजम। कौन है? श्रीनिवास रामानुजम। ये बड़े भक्त टाइप के हुआ करते थे। कहते हैं रोज सुबह नहाते थे, शाम नहाते थे, बहुत पुजारी होते थे, पुजारी थे। तो ये चले गए इंग्लैंड बेचारे, वहाँ इतनी ठंडी थी, रोज सुबह शाम नहाए, इसी तरह की ठंडी जिस समय की इस समय है, इसी तरह की ठंडी में रोज नहाते थे, जल्दी निपट गए, नहीं तो और काम कर जाते भारत के लिए। तो इसलिए कोई काम इतना भी नहीं करना चाहिए कि साला हम ही न रहें तो काम किस काम का, है ना। तो कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम करेंगे जरूर, नहाएंगे जरूर, चाहे साला मर जाए। तो ठंडी में मरना जरूरी नहीं, नहाना जरूरी है, नहीं है, बचना जरूरी है। अब कह रहा कि इसमें तरीका यह है कि एक कह रहा है एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 है। तो आप जानते हैं कि इस जो तरीका है इसके निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का, वो आप जानते हैं कितना होता है, 2 × L + B। ठीक है, इंटू क्या, ऊंचाई का बराबर कितना दिया है, 660 दिया है, और इसकी वैल्यू जितनी हो रख दो इस फार्मूले में, तो इसमें से वैल्यू रख दीजिए। तो इसमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, क्या दी हुई है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी है। तो लंबाई को हमने 2x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। और ये हमारा h की वैल्यू हमारी क्या है, गिवन है, यहाँ पे 11 कर दीजिए, i = 6 0 कर दीजिए। अब क्या है कि 22 से इसको यहाँ पे क्या लिख दीजिए 3x, इधर क्या लिख दीजिए, यहाँ बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, 660/22। इससे अगर इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, भाग देंगे। तो जब x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और a की वैल्यू यानी कि लंबाई l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। और जानते हैं छत का अगर हमें एरिया निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो आप अगर ना आता हो फार्मूला तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वैसे तो आप विद्वान लोग हैं, आते ही होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक बिल्कुल सिंपल तरीका है कि इसको 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 सभी को क्या करें, ऐड कर दें, सभी को क्या करें, ऐड कर दें। अगर सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। सभी को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और जब 14 हो गया ये, और जो जिसकी जिसकी वैल्यू नीचे दी हुई है उसकी वैल्यू नीचे रख दो, तो सीधे ऐसे आंसर आ जाएगा 2। ठीक, एक तरीका है इसके पूरे के = k मान लो। जब k मान लो तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3k, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7k, और इस फार्मूले में रख दो। इस फार्मूले में रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3k
प्लस 4k प्लस 7k अपान 7k, इसको ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 14k अपान 7k आ जाएगा। k से k काट दीजिए, इससे 2 काट दीजिए, आ गया आंसर 2 हो गया। तो आपका ये आंसर भी निकल आया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो देखते हैं कि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? एक इसमें तरीका ये है कि किसी भी वर्ष का, हम किसी भी वर्ष की बात करें, सामान्य वर्ष की, किसी भी सामान्य वर्ष का, जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होगा, क्या होगा? जो पहला दिन होगा वही क्या होगा? अंतिम दिन होगा। वही क्या होगा? अंतिम दिन होगा। पहला दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर इसी टेक्निक को यहाँ पे फॉलो करें, किस टेक्निक को? जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 5 जनवरी, क्या दिया हुआ है? 5 जनवरी 1900 क्या दिया हुआ? 91 दिया हुआ है। और 5 जनवरी 1991 को क्या था? सैटरडे था। क्या था? सैटरडे था। अब अगर हम ये 5 जनवरी 1991 को क्या है? सैटरडे। अगर हम 3 मार्च की बात करें, किसकी बात करें? 3 मार्च की 1992 की, तो इससे पहले हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी 5 जनवरी 1992 की बात करनी पड़ेगी। अगर हम 5 जनवरी 1992 की बात करें तो जो दिन यहाँ से था वही दिन यहाँ हुआ। तो कब ये वर्ष कहाँ से खत्म होगा? 4 जनवरी को खत्म होगा। कितने जनवरी को खत्म होगा? 4 जनवरी को खत्म होगा। 5 जनवरी से नया वर्ष आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 4 जनवरी को क्या था हमारे पास? 4 जनवरी को हमारे पास है शनिवार, यानी कि सैटरडे। क्या है? सैटरडे। अब 5 जनवरी को क्या हो जाएगा? 5 जनवरी को हो जाएगा संडे। 5 जनवरी को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। 5 जनवरी को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। अब 5 जनवरी से 3 मार्च तक हमें आना है। 5 जनवरी से कहाँ तक आना है? 3 मार्च तक आना है। अब 5 जनवरी से अगर 3 मार्च तक आएंगे तो आप देखिए, तो इधर 5 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने दिन हो गए? 26 दिन हो गए। ठीक है। और फिर फरवरी में, अब ये जो हमारा वर्ष है कैसा वर्ष है? लीप ईयर। इसकी फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। 28 अगर किसी ने लिख दिया तो गलत हो जाएगा आंसर। और इसके बाद फरवरी खत्म हो गई। मार्च में कितने दिन? 3 दिन। सभी को जोड़ दो, 9 6 15 3 कितने हो गए? 9 6 15 3 कितने हो गए? 15 3 18 हो गए। हासिल कितना है? 1 और 2 2 4 1 कितना हो गए? 5। 58 आया। 58 में 7 से भाग दे दो। 7 से भाग दोगे तो 7 8 56 कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 डेज की संख्या कितनी आ गई? 8 डेज की संख्या कितनी आ गई? ठीक है। 8 डेज की संख्या आ गई 2। 8 डेज की संख्या कितनी आ गई? 2। अगर 8 डेज की संख्या हमारे पास कितने ये दिन है? 8 डेज हो गए। ये हमारे क्या है? 8 डेज हो गए। जो 8 डेज है इनकी संख्या आई 2। तो इससे पहले क्या था? इसके पहले क्या था? संडे, यानी कि रविवार था। क्या था? रविवार था। अब रविवार से 2 दिन गिन लो। रविवार के बाद क्या आ जाएगा? मंडे। और मंडे के बाद क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या हो गया? मंगलवार हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? मंगलवार हो गया। ठीक है। मुझे लगता है आप लोग सब ये निकाल ही लेते होंगे, तो ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, इस पर एक लेक्चर ले लिया जाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कितना जानना चाहते हैं चीज़ों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है पिछले साल के क्वेश्चनों से।
इसमें भी क्या करना है, आप देखते हैं कि अगर कोई चीज़ लिखी है a की पावर माइनस b, क्या लिखी है, a की पावर माइनस b, इसका मतलब क्या होता है कि 1 अपान a की पावर b, अगर इसे पॉजिटिव बनाना है, क्या बनाना है, 1 अपान a की पावर b। लेकिन अगर कोई चीज़ लिखी है a की पावर b पहले से ही, ठीक है, क्या लिखी है, a की पावर b पहले से लिखी है और इसे नेगेटिव बनाना है, तो ये 1 अपान क्या आ जाएगा, a की पावर माइनस b। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पूछना चाहता है, यही कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे पूछना चाहता है। तो ये क्या है 1/3 और यह माइनस, और ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कितना आएगा, 3 की पावर 3। इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ये माइनस में है, ये किस में है, माइनस में है, तो -4 की पावर क्या 2 आ जाएगा, अब +4 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा 27, इसका कितना हो जाएगा 16, और इसका कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 4 का 3 बार गुणा करेंगे, 4 × 4 × 4 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 64। इसका 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 करेंगे तो 27 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, देखिए इसको घटा करके, 64 में से 16 गए 48, कितना है, 64 में से 16 गए कितना आया 48, और इसको जोड़ दीजिए तो ये जितना आए उसको क्या करिए, सॉरी गलत हो गया, क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे इसलिए ये गलत हो गया, सॉरी इसके लिए फिर से इसको लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा था तो इसलिए ये गलत हो रहा था। ये प्लस नहीं है, ये डिवीजन है इसका, दोनों देखो ये ब्रैकेट से दोनों अलग अलग है, दोनों ब्रैकेट से क्या है अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा 27 और यहाँ क्या है -16, और भागे कितना हो जाएगा, भागे हो जाएगा आपका 64, इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 11/64। सॉरी वो दिख नहीं रहा था चिन्ह यहाँ पे लाइट में इसलिए गलत हो रहा था, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11/64। तो ये हो गया आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का भी, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस इसमें हमें ये समझना है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की, ये नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है, किसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, किसका, छोटी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी से क्या होना चाहिए, तीसरी से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। क्या हो सकता है, तभी त्रिभुज बनेगा, तभी क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज ही नहीं बनेगा। बस यही ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, यही पूछना चाह रहा है। तो आप देखिए इसको अगर यहाँ दशमलव लगा देंगे क्योंकि ये मिलीमीटर में लिखा हुआ है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये भी मिलीमीटर में लिखा हुआ है, तो अब छोटी भुजाएं कौन सी हैं, ये दोनों हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे क्या है, छोटी है। इस वाले में छोटी भुजाओं को ऐड करोगे तो ये वाला क्या इसके बराबर है, और इस वाले में दोनों छोटी भुजाओं को अगर ऐड करोगे तो ये भी क्या होता है, कम है इससे, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इनकी दो छोटी भुजाएं जो हैं उनको ऐड कर लीजिए, तीसरी वाली से ज़्यादा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको ये जो है
ये कॉन्सेप्ट याद करना है। न याद हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिख लीजिए। क्या लिखना है? किसी त्रिभुज का निर्माण तभी होगा, यानी कि ये त्रिभुज तभी बनेगा जब इसमें मान लो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक कोई बड़ी भुजा हो और दो छोटी भुजाएं हों। इस त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब ये ए है और बी है, ये सी है, मतलब ए प्लस बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? सी। ए प्लस बी किससे बड़ा होना चाहिए? सी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। निर्माण नहीं होगा तो फिर आंसर ये, बहुत क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है, ट्रेंड में है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, है ये कि आप देखिए इसमें क्या है कि इनको आरोही क्रम में, पहले आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ का मतलब क्या होता है? 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 9, इस तरह का क्रम। जब बढ़ता हुआ क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब फिर ये 9 आ जाएगा, तब 5 आएगा, तब 3 आएगा, तब 1 होगा, यही उल्टा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या है? उल्टा होते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे से उल्टा होते हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? आरोही क्रम की, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा कौन होगा? तो एक तो तरीका ये है कि आप ये जान लीजिए कि अगर यहाँ कोई संख्या लिखी है और यहाँ पे जो संख्या लिखी है, इस संख्या में जो यहाँ पे लिखा है अगर 2 तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगर लिखा यहाँ 3 तो इसका मतलब क्या है? इसका क्यूब रूट निकालना है। अगर यहाँ लिखा 4 तो इसका क्वाड्रेटिक रूट निकालना है। अगर यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 5th रूट निकालना है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये संख्या कितनी होती, ये संख्या होती आपकी मान लो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 ही रखो, ठीक है। तो इनमें से क्या है कि जिसका जोड़ा बन रहा हो उसको बाहर निकाल लो। तो 2 का जोड़ा बन रहा तो बाहर निकला 4, एक अंदर फंसा रह गया। पहले वाले की वैल्यू ये हो गई। अब दूसरे वाले से इसी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का जोड़ा बनाते हैं? 3 का। तो पहले वाले की वैल्यू हो गई 2, अंडर रूट कितना हो गया? 4। ये वाला इससे छोटा है। फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अब 4 4 का जोड़ा बनाएंगे तो अब 2 निकला, अंदर रूट रह गया 2, या और छोटा हो गया। फिर इसका निकालेंगे तो इसमें केवल 2 हो गया। इसका मतलब ये पावर जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इसके मान भी क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। इसके मान क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। तो सबसे बड़ी पावर किस में है? इसमें। तो ये सबसे छोटा हो गया। फिर इसकी है तो ये सबसे छोटा हो गया। फिर इसकी है तो ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, ये प्राइम नंबर ना होते, इनकी जगह कोई ऐसी वैल्यू लिखी होती जिनका रूट निकल रहा होता तो आप लोग वैल्यू निकाल करके इनके 5वें स्थान तक के मान को देख सकते थे, है ना। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं? इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? आप सोचिए, कह रहा यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति में कौन से मापन की प्रभावित होगी? अब 3 की बात कर रहा, मीन किसकी बात कर रहा? मीन की बात कर रहा, मीडियन की बात कर रहा, ठीक है, और किसकी बात कर रहा? मॉड की बात कर रहा। तीनों की बात कर रहा क्योंकि यहाँ 3 दे रखा आंसर में, तो इन्हीं तीनों की बात कर रहा। एक और दिया बहुलक, एक कौन दिया? बहुलक की भी बात कर रहा। ठीक, अब कोई भी संख्या है इनमें से, अगर मान लो कोई संख्या लिखी है, मान लो लिखा है कि 4
1, 7, 2 और 3। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर, क्या कर रहा है? कह रहा है अगर कि ये वाला नंबर हटा दिया जाए और ये वाला नंबर हटा दिया जाए, है ना, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। तो अगर ये नंबर हटा दिया जाए तो नंबर क्या बचेगा? 1, 7 और 2 बचेगा। क्या बचेगा? नंबर 1, 7, 2 बचेगा। अगर इनका औसत निकालें, यानी इनका मीन निकालें, तो 4, 1, 5, 7, 5, 12, 2, 14, 3, 15, अब 15/5 करोगे तो कितना आएगा? 3। अब अगर ये 3 बचे हैं, 7, 1, 8, 2, 10, और 10/3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.3 हो जाएगा। तो देखिए मीन बदल गया कि नहीं? तो पहले तो सबसे पहले क्या बदल गया? माध्य बदल गया। तो जिस सबसे पहले जिसमें माध्य हो उसको निकाल लीजिए, फिर इसके बाद इसको चेंज करिए। इसको क्या करिए? माध्यिका अगर निकालना है तो इसको क्या करिए? इसको ये करिए कि इसको लिखिए 1, 2, 3, 4 और 7। क्या करना है? 7 निकालना है। तो क्या है कि इसके हटाने या इसके हटाने से ये कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि ये बीच में है। ठीक, तो जिसमें जिसमें माध्यक हो उसको हटा दो। एक तो माध्यक इसमें है, एक माध्यक इसमें है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, एक माध्यक इसमें है। इस तरह से आंसर ये माध्य और बहुलक सही हो जाएगा। अब बहुलक वाला कैसे है कि मान लो ये संख्या होती, क्या होती? 4, 1, 4, 2, ठीक है, और 4। अब अभी इस संख्या में बहुलक क्या है? बहुलक है 4। लेकिन अगर इस 4 को भी हटा देते, इस 4 को भी हटा देते, अब 142 लिखा है, 142 में हमें पता नहीं चलता बहुलक क्या है, बहुलक बदल जाएगा, फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ये दोनों चीजें बदल जाएंगी। तो आप जो टेक्निक चाहें उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फार्मूला से सब लोग लगाते हैं, हम लोग इसको बिना फार्मूला के लगाएंगे। कह रहा 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन, बाजू मतलब भुजा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले। अब कह रहा 1 सेंटीमीटर के इसमें क्या कर दिए जाए? टुकड़े कर दिए जाए। इसके क्या कर दिया जाए? 1-1 सेंटीमीटर के क्या कर दिए जाए? टुकड़े कर दिए जाए, है ना, टुकड़े कर दिए जाए। अब आप देखिए कि जब 1-1 सेंटीमीटर के इसमें आप टुकड़े करेंगे तो क्या होगा कि ये जो होंगे किनारे में होंगे, तो उधर दूसरा कलर है, इधर दूसरा कलर है, तो ये इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर, इधर वाले का, इधर वाले का, इधर वाले का, इधर वाले का, इसका, 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 इतने के डबल कलर हो जाएंगे। बचेंगे कौन? बचेंगे आपके ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा, ये 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 बचेगा। ठीक, कितनी भुजाएं बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, कितने बचे? 9। कितने हुए? ये कितने बचे? 9 बचे। ठीक, तो एक भुजा में कितने हैं? 9। एक भुजा में कितने हैं? 9। अगर एक भुजा में 9 है तो कितनी भुजाएं होती हैं किसी भी, क्या कहते हैं कि क्यूब की? कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। वो 6 फेस होते हैं उसमें। और जब 6 फेस होंगे तो 9 का 6 से गुणा कर दो, बिना किसी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 54 निकल आएगा। गुणा कर दो तो 54 आपका निकल आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ये भूलता नहीं है मुझको, क्योंकि कक्षा 5 का क्वेश्चन है ये। अब सभी लोग 5-5 किए होंगे तो लगा ही लेते होंगे। क्या है कि एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में है। ये हो गया बेचारा खंभा, और इस खंभे का कितना? 4/7 भाग, यानी कि 1, 2, 3 भाग ऊपर और 4 भाग कितना? 4/7 भाग। कितना? 4/7 भाग नीचे है, धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3, धंसा हुआ कितना है? 4/7 भाग।
1/3 बाहर खींच लिया जाता है, इसका 1/3 बाहर खींच लिया जाता है, इसका कितना 1/3 आप क्या करते हैं बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। ठीक है, तो 1/3 निकाल लिया गया, तो 4/7 में अभी नीचे कितना बचा 2/3 बचा। कितना बचा 2/3, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 21, ऊपर आ गया 8। ठीक, तो 21 अब इससे ये पता चला कि जो खंभे की टोटल लंबाई होगी वो कितनी हो गई 21, क्योंकि अब तो ये पता चल गया ना कितना भाग नीचे धंसा है। तो कितने 21 में से 8 भाग, कितने में से 21 में से 8 भाग नीचे धंसा हुआ है, अब बाकी भाग क्या है ऊपर है। किसके बाद इतना खींचने के बाद। ये पुराना वाला क्वेश्चन है, तो इस टेक्निक से लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। अगर ले फार्मूला दे फार्मूला लगाएंगे तो भाई आप समझिए, ठीक है, तो आसानी से सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। क्या करते हैं, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। ठीक, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में करते हैं। अगर ये लोग इस काम को 12 दिन में करते हैं तो पहले ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, और तीनों का क्या करिए एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आया 60। क्यों 12, 15 और 20 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में ठीक, क्या है ए बी मिलकर के इसको कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, और बी सी मिलकर के कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, और ये दोनों मिलकर के कितना दिन में करते हैं, ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, ये आपको करते हैं कितने दिन में 20 दिन में। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को, और बी प्लस सी किसी काम को, और सी प्लस ए किसी काम को मिल करके कितने दिन में करते हैं, तो ये 12, ये 15 और ये 20, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। अब इनकी क्या निकाल लो क्षमता, अगर इनकी क्षमता निकालोगे तीनों की तो इसकी पहले वाले ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 12 5 60 5 आ गई, बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई 1500 को 60 4 आ गई, सी प्लस डी की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक, ये क्षमताएं हो गई सभी की। इस तरह से क्षमता निकाल करके चाहे आप कर लीजिए और चाहे आप दूसरा तरीका अप्लाई करके कर लीजिए। तो ये क्षमता निकाल करके इस क्वेश्चन को भी लगाया जा सकता है, जो लगभग सभी लोग लगाते हैं। ठीक, एक और तरीका है कि यही जो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी किए थे, तो इससे क्या आ जाता है कि हर चीज़ कितनी बार है 2 बार, तो 2a प्लस बी अब प्लस सी कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, और ये क्या आ गया 3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 3 7 5 12/60 आ गया। अब ये वाले 2 को यहाँ ले आइए, इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये कितना हो गया 12/120, यानी कि 1 कितना आ गया 1 कितना आ गया 10 आ गया। अब 1/10 कितने के बराबर आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 1/10। अब इसमें हमें किसका निकालना है, a का निकालना है, तो b प्लस सी का घटा दो, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/10 माइनस, अब b प्लस सी का 1/15, क्या करना है 1/15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, यहाँ 3, यहाँ 2, तो आंसर कितना आ गया 1/ कितना आ गया 30, यानी कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। इसी तरह यहाँ से भी जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, जो आएगी क्षमता ए की वो 60 आएगी, और उसमें 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ भी 30 आ जाएगा। तो जिधर से आपको निकालना चाहें उधर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था टेट का पेपर,
लेकिन ये पेपर आपके आने वाले एग्जाम के लिए और सुपर टेट के लिए और अन्य एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप बहुत जगह से आंसर मिला चुके होंगे, अब तक महारत हासिल कर चुके होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो इसका हुआ, अगर इसको सही से आप देखे होंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और आगे आने वाले एग्जाम में ये आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हम आपको सारे सलूशन देंगे। अभी इस पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।